तो चलिए यहाँ पर प्राइमरी सर्किट को पहला अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो वायर कनेक्ट कर दी है उसके दो टर्मिनल्स को नाम दे देते हैं ए एंड बी। और प्राइमरी सर्किट में यहाँ पर जो एक सेल कनेक्ट कर दिया गया है इसका ईएमएफ होगा ईपी। यहाँ एक की कनेक्ट कर दी गई है जिसे के डैश कर दूंगा, और करंट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, ये कुल मिलाकर करंट को कंट्रोल करते हैं। अभी देखिए प्राइमरी सर्किट में से करंट तो फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो गया है। ऊपर जो सर्किट है यहाँ पर ये सेल है जिसका ईएमएफ ई होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान के चलिए आर है। अभी तक जितने एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हो गए कंपैरिजन ऑफ सेल वाले, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो बताया ही नहीं गया, क्योंकि हम लोग उस कंडीशन को फॉलो करते थे जिसका नाम था बैलेंस कंडीशन। और बैलेंस कंडीशन पर इस सेल में से करंट ड्रॉ जो होता था या फिर करंट ड्रॉ ही नहीं होता था, और अगर करंट ज़ीरो होता था तो ये रेजिस्टेंस इंटरनल है या फिर नहीं है तो कोई मतलब नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए और एक छोटा सा सर्किट डेवलप कर दिया गया। एक रेजिस्टेंस जो नॉन वैल्यू का होगा वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी की क्लोज नहीं की है। तो हमें स्टेप वाइज इसे फॉलो करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो फॉलो करनी है कि इसमें जो की K1 है ये ओपन रख दिया गया। ओपन रखने की वजह से ये सर्किट में आएगा ही नहीं रेजिस्टेंस। तो अभी देखिए रेजिस्टेंस जो सर्किट कनेक्ट हो गया है वो कैसे हो गया है। ए को यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सेल ऑफ ईएमएफ ई कनेक्ट कर दिया गया पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ सेकंड टर्मिनल देखिए गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया गया, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल होता है दैट इज कनेक्टेड टू जॉकी या फिर स्लाइडर। सो K1 ओपन रख दीजिए और ये सर्किट तो कंप्लीट है। नाउ यू जस्ट कनेक्ट और कीप दैट जॉकी एट वेरियस पॉइंट। मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसे मैंने P बोल दिया, उसके अक्रॉस ए पी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसने अगर सेल ऑफ ईएमएफ ई को बैलेंस कर दिया तो गैल्वेनोमीटर विल शो अस जीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन। तो उस समय हम मान के चलते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ए एंड पी, बट बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस AP मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। तो यहाँ L1 मान के चलता हो। ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट। सेकंड क्या करना होता है, देखिए सेकंड में हम लोग K1 को क्लोज कर देंगे, और जैसे ही K1 क्लोज हो जाता है करंट यहाँ इस सर्किट में से भी पास होना शुरू हो जाता है। तो सर्किट में से करंट जैसे ही पास हो जाता है तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जो होगा इसके अक्रॉस ईएमएफ की बजाय पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप हो जाएगा, और ये V जो होगा दैट कैन बी रिटर्न एज इधर IR, या फिर लिख सकते हैं आप इसको EMF ऑफ सेल माइनस I इंटू स्मॉल r। इतना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में डेवलप हो गया। तो अभी देखिए V की जो वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल के अक्रॉस है, दैट इज लेस एज कंपेयर टू EMF E। शुरुआत में हम लोगों ने जब इस सेल को सिर्फ E को कंपेयर किया था तब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था दैट वाज ज़ीरो, और जब ज़ीरो मिला इसका मतलब इस सेल में से करंट ज़ीरो था। लेकिन अभी ये छोटा सा सर्किट जो है, ये छोटा सा सर्किट कोई नए सेल की तरह काम कर रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है ना कि E है। और ऑब्वियसली V की वैल्यू कम होने की वजह से अगर मैं इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर रख देता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, और हालांकि पहला जो पॉइंट था उसकी जो लेंथ थी उससे कम ही लेंथ मिलेगी क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो अभी ये पूरा जो सर्किट दिख रहा है इट इज़ नाउ नियरली इक्विवेलेंट टू अ न्यू सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इससे, और नया बैलेंसिंग पॉइंट खोजना होता है, और मिल गया हमें P डैश। इसी का मतलब ये हो रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP डैश must have balanced the potential across these two terminal, and that potential is nothing but V. But according to potentiometer principle, VAP dash must be equal to K times that new length. It is for example L2. तो यहाँ पर मुझे दो इक्वेशंस तो मिल गए हैं, और इन दोनों इक्वेशन को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। सो 1 डिवाइडेड बाय अगर 2 करता हूँ मैं तो मुझे मिल जाएगा
E डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1/L2, या तो ये एक इक्वेशन मिल गया। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि V को मैंने IR भी बोला था, तो IR लिख दूंगा, और EMF को हम लोग V, देखिए EMF को हम लोग V प्लस I इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं V प्लस I इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू L1/L2। V का मतलब तो IR था, तो IR प्लस I इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई I इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू मिल गया L1/L2। अगर करंट वैल्यू कांस्टेंट कॉमन निकालते हो तो फाइनली रह जाएगा R प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू L1/L2। सो इसको R से डिवाइड कर देते हैं तो मिल जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू L1/L2। सो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर कैन बी इक्वल टू L1/L2 माइनस 1। सो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी इक्वल टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट L1/L2 माइनस 1। तो देखिए करना क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर होती है। K1 को ओपन कर दीजिए और बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए L1, फिर K1 को क्लोज कर लीजिए और फिर दूसरी बैलेंसिंग लेंथ निकाल लीजिए। दूसरी बैलेंसिंग लेंथ जो मिल गई हमें वो L2। और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जो होगा ये नॉन क्वांटिटी होगा, या तो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा या फिर नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वैल्यू भी आपके पास है। सो इसका हेल्प लेकर हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस सेल का। ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए, क्योंकि पिछले कई दिनों में JEE लेवल के एग्ज़ाम में इसको प्रेफरेंस दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर मान लीजिए L1/L2 की जगह कहीं अगर EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो इसी को हम लोग ऑप्शनल मान के चलिए ये भी लिख सकते हैं कि L1/L2 कैन बी रिटन एज E/V एंड दिस इज नाउ -1। तो ये भी दूसरा फॉर्मूला हो सकता है, हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा, लेकिन यहीं पे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर नीट एग्जाम के लिए भी आप इसको मान के चल सकते हो।